सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत। आशा है आप मेरी तरह अत्यंत आनंद में होंगे, और यदि आनंद में नहीं हैं तो आनंद खोज लीजिए, क्योंकि बिना आनंद के कुछ मिलने वाला नहीं। देखिए, वैसे तो वाई दे आर डूइंग दिस का 5वां पार्ट बना के मैं उसको बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन 2-3 चीज़ें रह गई उसमें जो मुझे बाद में याद आई। तो मैंने कहा भाई चलो एक पार्ट और बनाते हैं, ताकि उन 3 चीज़ों से भी आप कनेक्ट हो जाएं। और इस पार्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हालांकि शायद पिछले पार्ट में मैंने बताया कि ये सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं आपको, और कैसे ओवरकम करके आप इनसे आगे निकल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर वही 2-4 घिसी पिटी बातें। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं, बहुत सीरियस हैं ध्यान के बारे में, वही केवल मुझे संपर्क करें, और अपने वर्तमान ज्ञान को जो छोड़ने के लिए तैयार हो वही मुझे संपर्क करें। और भैया, मेरी फीस 1000 रुपये पर मंथ है। उससे बात करने का आग्रह ना करें। बात करने के लिए मैं बोल देता हूँ 2000 रुपये लगेंगे। यदि आप सीखने आते हैं तो हफ्ते में 4 आपको मीट मिलती है, उसमें पूछ लीजिए। और यदि आप मुझसे बात ही करने के इच्छुक हैं तो हर मंथ लगभग सेकंड वीक में हम एक ओपन मीट करते हैं, वहां आइए, बात करिए। जितनी आपको करनी है मैं करूंगा, लेकिन अलग से समय नहीं दे पाऊंगा। पहले तो मांगिए ही मत। मांगेंगे तो मैं 2000 रुपये की डिमांड करूंगा कम से कम पर आवर। तो खैर, ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ खींचेंगे इंट्रोडक्शन को। और काफ़ी लोगों के, मुझे अभी तक बहुत कम लोगों के आंसर्स मिले हैं। तो फ्लिप साइड ऑफ इट तो वही जान पाएंगे जो सही आंसर देंगे। तो अगले अगले तो नहीं कह सकते ये पता नहीं मैं कब पब्लिश करूँगा। तो 18 तारीख इतवार के दिन 5 बजे वो मीट होनी है। जिसको ईमेल जाएगी केवल वही ज्वाइन करें, और उसका लिंक किसी और को ना दें, वरना आपको भी निकाल दिया जाएगा। जिसने वो लिंक दिया है उसको भी, और जिसको मिला है उसको तो नहीं रखा जाएगा। और कुल मिला के जान लीजिए कि जितने आप आनंद में और खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा, उतना आपका सांसारिक और जो जीवन है वो अच्छा चलेगा। लेकिन समस्या ये है कि इसको ऐसे आप कर नहीं सकते, उसके लिए साधना और ध्यान जरूरी है। जो लोग अपने घर पे साधना ध्यान कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो किसी और गुरु के पास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप काफ़ी समय से लगे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये समय इतना वेट करने का नहीं है। तो आप दूसरा गुरु चेंज करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास ही आइए, किसी के भी पास जाइए, जहाँ से आपको संतुष्टि मिल जाए वहाँ जाइए, और खुद पर काम करना शुरू कीजिए। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा ऑप्शन लास्ट में रखिए, क्योंकि मेरे पास जितने लोग हैं मैं उनसे संतुष्ट हूँ। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं आया इसलिए हूँ कि आप लोगों को सिखा पाऊँ कुछ, मुझे इसीलिए ट्रेन किया गया है, तो मैं हमेशा सिखाने के लिए तैयार हूँ। खैर, आगे चलते हैं। तो जो चीज़ें रह गई थी उसमें वो बता दूँ। तो मैंने शायद आपको नहीं बताया, या बताया मुझे याद नहीं। अगर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शायद मैंने नहीं बताया, मैं मिस कर गया इसको। तो हम लोग कहते हैं कि ये पूरा स्पेस है, इसमें 99.99999% एम्प्टी स्पेस है। और यही जो एम्प्टी स्पेस है, यही डिवाइन है। ऐसा मैंने भी कहा है कई बार, लेकिन तब बस मेरे हार्ट पे अच्छा लगा था,
तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे भी नहीं पता था ये मैं क्या कह रहा हूं। तो अब मुझे समझ में आया, क्योंकि इस पे भी एक प्रयोग किया था। चंद्रा करके एक वो है प्रयोगशाला, शायद उसमें वो लोग अंतरिक्ष वगैरह के बारे में खोज करते हैं। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन से सन में है। और ये सारी चीजें मुझे ग्रेग ब्रैडन के एक 4 घंटे का मैंने उनका एक वो सुना था। वो का मतलब वैसे नहीं मिलता है, बैंड है, किसी एक व्यक्ति ने वो डाला, मुझे मिल गया तो मैंने वो सुना। और इन सब की अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ग्रेग ब्राडेन की बुक है द डिवाइन मैट्रिक्स, उसे पढ़िए। और ग्रेग ब्राडेन की भी एक दूसरी बुक है द गॉड कोड। तो इन दोनों किताबों में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। तो वो जो मैंने सुना उससे मैं साधना में काफ़ी पहले से चल रहा हूँ, तो वो मेरे को हिट किया और मैंने उसको, मुझे वो समझ में आया। वो कुछ और तरीके से समझा रहे हैं, मुझे कुछ और तरीके से समझ में आया। तो मैंने वो आपको बताने का प्रयास किया है बिल्कुल साधारण भाषा में। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हैं, कमेंट भी किए हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया, तो हमें समझ में आया। तो इस बात को ध्यान करिए कि जब बुद्ध जो है अपने वो दे रहे थे उपदेश, तो बुद्ध को लोगों ने क्यों सुनना शुरू किया? क्योंकि उस समय वैदिक काल से जो लोग, ब्राह्मण लोग थे, वो संस्कृत में ही बताते थे बातें। और संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। लिपि तो संस्कृत की तब तक नहीं जनरेट हुई थी, तो उसे लिखा नहीं जा सकता था, लेकिन भाषा ब्राह्मणों की थी संस्कृत। लेकिन उन्होंने उसे इतना सीक्रेट रखा था कि वो किसी और को सिखाते भी नहीं थे। इनफैक्ट जिन औरतों से वो ब्याह करते थे, शादी करते थे, उनको भी, लड़कियों को, औरतों को वो नहीं सिखाते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये लोग कहीं आगे जाके बता देंगी, औरतों के पेट में बात नहीं पचती। तो लोगों को कोई बात समझ में आती नहीं थी, बस वो मंत्र पढ़ के चले जाते थे। तो बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राकृत भाषा में, जो उस समय चलती थी, वहां आम बोलचाल की भाषा थी, उसमें बताया। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग हिंदी भी पढ़ना नहीं जानते। किस्मत से मैं जानता हूं, शुरू से ही मेरी हिंदी अच्छी रही है। तो मैंने आपको आम बोलचाल की भाषा में बताने का प्रयास किया है। अब ग्रेग ब्राडन की आप पढ़ेंगे, आप क्या समझेंगे मुझे नहीं पता। मैंने अपने हिसाब से, जो मैं ध्यान करता हूं और जिस तरीके से अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उससे क्या होगा, वो साइंटिफिक वे मिल गया मुझे उसको समझाने का। बता मैं भी यही रहा था। मेरी और उनकी बातों में कोई फर्क नहीं है, बस साइंटिफिकली प्रूव हो गया है ये। तो बात कर रहे थे हम एंटी स्पेस की, तो चंद्रा ऑब्जर्वेटरी है शायद, इफ आई एम करेक्ट, उसमें किसी सन में ये प्रयोग हुआ। उन्होंने वो एम्प्टी स्पेस को सेंसर्स के माध्यम से देखा। हमारे लिए वो बिल्कुल एम्प्टी है। अब मेरे पास इतनी, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं यहाँ आपको अपनी स्क्रीन कैप्चर करके दिखा सकूं, क्योंकि मेरी इस मामले में समझ थोड़ी सी सीमित है। तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता। किसी ने देखा हो, जो माइंड का नर्वस सिस्टम है उसका कोई मैप आपको मिल जाए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो बिल्कुल उसी के जैसा एक पैटर्न उनको उस एम्प्टी स्पेस में, जिस जगह को हम खाली समझ रहे थे, वहां दिखाई दिया। उसमें बारीक 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 एनर्जी के टेंटिकल्स, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे माइंड में बने होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वहां का एक उनको वो मिला। फिलामेंट्स कनेक्टेड थे आपस में, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है माइंड में, और उसी तरह का पैटर्न बिल्कुल उनको उस एम्प्टी स्पेस में दिखा। और इसको साबित करने के लिए भी
मतलब साबित क्या, नहीं वो ग्रेग ने तो नहीं बोला, मुझे एक वीडियो मिला, एक शॉर्ट मिला उसी समय जब मैं ये सब देख रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस मैं आपको दो आवाजें सुनाने जा रहा हूं, एक ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक आवाज है, सबसे भयंकर आवाज है, और एक हमारी धरती की सबसे भयंकर आवाज है। तो कोई ज्वालामुखी फटा था, सन अक्सर मैं याद नहीं रखता हूं। वो इतना भयंकर था कि उसे 5,000 किलोमीटर दूर तक सुना गया था। तो उसने उसकी आवाज सुनाई, बोले ये आवाज है। तो वही बिल्कुल इस तरह करते हुए वो आवाज थी। फिर वो बोला ये पृथ्वी की अब तक की सबसे तेज आवाज है। फिर उसने कहा, आई थिंक मैं ये बता भी चुका हूं, आई डोंट नो, पर रिपीट कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा जान लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। तो अंतरिक्ष में दो ब्लैक होल के टकराने से बहुत बड़ी आवाज पैदा हुई थी, और वो इतनी भयंकर थी और इसमें एनर्जी भी इतनी निकली थी कि जितने तारे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उतने तारों की एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी उसमें निकली थी, और उसकी एक आवाज आई थी। फिर उसने कहा क्योंकि स्पेस में वायुमंडल नहीं है तो उसमें आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती। तो बोले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ा और उससे हमने साउंड सिग्नल जनरेट किए हैं। तो वो कुछ इस तरह कैसे थे, इस टाइप के आवाज आई थी। लेकिन बात यह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जाने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे साउंड वेव को जाने के लिए एयर चाहिए, ताकि वो एयर के मॉलिक्यूल्स पे धक्का मारे और वो आगे तक जाए। और आप देखेंगे साउंड के सोर्स से आप जितनी दूर चले जाएंगे वो मंदी होती जाएगी, क्योंकि उसका फोर्स कम होता जाता है। लेकिन बिना एयर के साउंड नहीं हो सकती। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को भी जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम कहाँ से आए, स्पेस में तो कुछ है नहीं। तब मुझे कनेक्ट हुआ जब ग्रेग वाला वो देखा था कि भाई हाँ वहाँ फिलामेंट्स हैं एनर्जीज के, तो उनके थ्रू सिग्नल्स इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आप चांद पे भेजते हो उपग्रह, मंगल पे आपने यान भेजा, एक वॉयेजर यान है जो हमारे ब्रह्मांड को देखने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कितनी आगे पहुंच गया हो। उसके सिग्नल्स आज भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? तो इन्हीं फिलामेंट्स के जरिए वो सिग्नल ट्रेवल करते हैं, और यही फिलामेंट हमारी धरती पर भी बने हुए हैं। इन्हीं फिलामेंट से हम उस अनकॉन्शियस कॉस्मोस से कनेक्ट होते हैं। इसी में वो गामा वेव्स होती हैं, रेज नहीं वेव्स, गामा वेव्स बताई गई हैं, जिससे अंतरिक्ष बात करता है, या कहें कि प्लैनेट टू प्लैनेट या गैलेक्सी टू गैलेक्सी कम्युनिकेशन है, या कहें जो कॉमन कॉस्मिक अनकॉन्शियस है वो उसी फिलामेंट के थ्रू बात करता है। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो देखी थी, कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे किसी साइंटिस्ट के, उसने किसी को दिए थे और बोला तुम इसे फला सन की फला तारीख को रिलीज करना। बहुत क्लासिफाइड थे, तो उसको उस पर विश्वास था, उसने रिलीज किया। मैं उसका बिल्कुल नहीं जानता हूँ कहाँ से क्या, लेकिन उस बंदे की वीडियो मैंने सुनी, अचानक आई। तो और ये बहुत रिसेंटली रिलीज हुए हैं 2000 के बाद, 17 अक्टूबर आई थिंक, अब सन मुझे याद नहीं है, इफ आई एम करेक्ट, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो क्योंकि मैं सनों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देता हूँ। तो उसने बताया उस डॉक्यूमेंट्स में कि ये ग्रिड पूरा बना हुआ है, जिससे मतलब ये साइंटिस्ट ने बताया है उसमें, और बाकायदा उसमें स्पेसक्राफ्ट्स की टेक्निक्स बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो उसने कहा कि ये ग्रिड जो है एक बनी हुई है एनर्जी ग्रिड, जिससे सारे प्लैनेट्स, सारी गैलेक्सियां, और हमारी अर्थ पे भी ये ग्रिड फैली हुई है, और प्लैनेट्स पे भी ये फैली हुई है। और ये
एनर्जी के पाइपलाइंस हैं, समझिए, इनके अंदर से ट्रेवल किया जाता है स्पेसक्राफ्ट के थ्रू। और ये ट्रेवल बाहर की स्पेसशिप्स भी करती हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की, और हम लोग भी इन्हें यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। जो आपको दिखाई दे रहा है कि वर्तमान वायुमंडल में कोई चीज प्रवेश करती है तो वो जलती है, बहुत उस पर थ्रस्ट लगता है, और ये सारे जो रॉकेट्स आपको दिखाई देते हैं कि जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं वहां पे सैटेलाइट के लिए, तो ये आपके 3D वर्ल्ड की चीज है, ये आपको सिर्फ दिखाने की चीज है। जब इंटर गैलेक्सी कम्युनिकेशन ट्रैवल होता है या इंटरप्लानेट ट्रैवल होता है, तो हमारे पास भी वो स्पेसशिप्स हैं जो इन ग्रिड की जो लाइंस हैं इसके अंदर ट्रैवल करते हैं। उसमें एक तो स्पीड जो है वो प्रकाश की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें ना कोई घर्षण होता है, ना कोई कुछ होता है, ना वायुमंडल बीच में आता है, बहुत तेज ट्रैवल होता है। ये क्लासिफाइड मुझे देखने को मिला, तो ये बातें समझ में आई कि कैसे ईटीज के स्पेसक्राफ्ट इतनी तेजी से इधर से उधर ट्रैवल कर लेते हैं और कैसे वो लोग एकदम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इन ग्रिड में ही पोर्टल खुलते हैं और उन्हीं के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। दूसरी बात एक बतानी थी कि यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने पूरे विश्व में जगह जगह कुछ ट्रांसमीटर टाइप की या कुछ मशीनें ऐसी लगाई जो हमारी कॉन्शियसनेस को, या कह सकते हैं कि इस प्लैनेट की कॉन्शियसनेस को नापती थी, मेजर करती थी। और उनका कनेक्शन पता नहीं कैलिफोर्निया या कहाँ पे एक वो थी यूनिवर्सिटी में, एक कंप्यूटर लगाया, वहां पे उसका डाटा कलेक्ट होता था, सारी डिवाइसेस ऑल ओवर वर्ल्ड से वहां डाटा भेजती थी। तो सबसे पहले ग्रेग ने बताया कि जब 9/11 हुआ तो पहले दिन से ही उसकी रीडिंग्स बहुत ऊंची जाने लगी थी। 9/11 वाले दिन बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, और 9/11 से अगले दिन इतनी ऊंची तो नहीं थी जितनी 9/11 से पहले दिन थी, लेकिन थोड़ी ऊंची थी। उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी। और उन्होंने बताया पूरे वर्ल्ड में जब भी कोई मेजर इवेंट होता है, जैसे कि कोई सॉसर का वर्ल्ड कप हो, टेनिस का बड़ा टूर्नामेंट हो, या जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो इसमें वर्ल्ड कप में, या वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा हो, इस टाइप के जो बड़े इवेंट्स होते हैं, या किसी अमुक देश का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, तो उस समय वो बहुत हाई रीडिंग्स देती है। और बहुत पहले मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें उस बंदे ने एक मशीन बना रखी है, आज भी चल रही है, वो रैंडम नंबर जनरेट करती रहती है। तो उसने भी यही बताया था कि 9/11 से पहले दिन जस्ट इसने बहुत तेजी से नंबर बदलने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो फ्री मैकेनिज्म है, उसमें कुछ नहीं वो कर सकता है। लेकिन वो बोलता है कि ये कौन, हमें लगता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ तो है जो कनेक्टेड है, जिसे इससे पता चलता है कि ये अभी कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा मेजर इवेंट चलने वाला है। तो इस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हम इस पूरी अर्थ की, इस पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट करते हैं। और अब ये हम करते कैसे? तो आपको बताऊं, इस मानव शरीर में, ये तो आपको सबको पता है, ये सेल से बन के बना है, और हर सेल में एक विद्युत करंट है। हमारा हर सेल जो है वो एक कुछ वोल्टेज जनरेट करता है। तो एक सेल की वोल्टेज होती है 0.07 वोल्ट्स, और हमारे शरीर में अमूमन 37.5 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये एक एवरेज आदमी के सेल्स का काउंट है। तो अगर इसे 0.07 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें
तो 2.625 ट्रिलियन वोल्ट की एक बैटरी है, एक आम चलता फिरता आदमी। हमारी दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दिमाग की तरंगे भी जो उठती हैं वो इसको इंपैक्ट करती हैं, लेकिन हमारा हार्ट दिमाग से 100 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, और हमारा हार्ट दिमाग से 5000 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि आप कितने ट्रिलियन की बैटरी हो, तो इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा चलता फिरता बैटरी, ये इंसान 2.625 ट्रिलियन वोल्ट्स, इतना पावरफुल ये इंसान, क्या किसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यदि इसका कंट्रोल आपके पास हो। अब माइंड से जब तक आप सोच रहे हैं तो इतना फील्ड जनरेट नहीं होता। जैसे ही आपको हार्ट से सोचना और हार्ट से काम करना आ गया, तो आप एक ट्रेमेंडस चेंज ला सकते हैं, एक बहुत बड़ा बूम ला सकते हैं। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ये सारा वर्ल्ड चेंज होता है, बल्कि ये पूरा कॉस्मोस, पूरा अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड चेंज हो जाता है, क्योंकि हर चीज बड़े बारीक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एक ये हुआ प्रयोग। अब एक्चुअली क्या था कि मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूं, तो मैंने इस बार लिख के रखा कि मुझे क्या क्या बताना। एक और हुआ प्रयोग। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति के दिमाग में यहां सेंसर वेंसर लगाए सर पे, और उससे बोला कि आप एक चाय का कप लीजिए, इस टेबल से उठाइए और यहां रख लीजिए। उसने ऐसा ही किया और वॉच किया कि दिमाग के कौन कौन से हिस्से एक्टिवेट हुए उस समय, उसका रिकॉर्ड रख लिया गया। अब उसको बताया कि अब आप सिर्फ सोचिए कि आप ये कप यहां से उठा के यहां रखेंगे। उसने वही किया, तो फिर वॉच किया गया कि दिमाग के कौन कौन से हिस्से एक्टिवेट हुए। फिर उसको बोला कि अब आप सिर्फ देखो, ये कप उठा के हम रख रहे हैं यहां से। किसी और व्यक्ति ने वो कप उठा के वैसे ही वहां रख दिया। फिर पैटर्न नोट किए गए कि दिमाग ने क्या क्या पैटर्न बनाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो व्यक्ति ने स्वयं वो कप उठा के रखा, तो दिमाग के जो जो हिस्से जिस पैटर्न में एक्टिवेट हुए थे, उसी पैटर्न में तब एक्टिवेट हुए जब वो सोच रहा था, और उसी पैटर्न में तब एक्टिवेट हुए जब वो देख रहा था केवल। यानी कि इस दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप वो काम रियल में कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, और या आप केवल उसे होते हुए देख रहे हैं। तो हालांकि मैं इसको कंक्लूड बाद में करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा आपको सेंस आ जाए, इसीलिए ये आपको बहुत कुछ दिखा रहे हैं। और आपके इस पूरे शरीर में सबसे ज्यादा धोखा देने वाली आपकी आंख है, और आप कुछ भी देख रहे हैं। इसीलिए इन्होंने आपको पॉर्न दिखाना शुरू किया, क्योंकि जब आप पॉर्न देख रहे हैं तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट हो रहे हैं कि जब आप एक्चुअली में कर रहे होते हैं उसको। उसके बाद आप उसको सोचते हैं। बहुत से लड़के लड़कियां हस्तमैथुन करने के लिए वो पॉर्न सोचते हैं, तो भी आप उतना ही आनंद लेते हैं। ऐसे ही जब सपने में आपके साथ ये चल रहा होता है, आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है और नाइटफॉल हो जाता है। ऐसा नहीं है केवल लड़कों को ही होता है, लड़कियों को भी होता है। अब क्योंकि लड़कियों में से कुछ स्राव कई बार बाहर आता है, कई बार नहीं आता है, और वो थोड़ा हिडन रहती हैं, अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह सब खुद ही धोती हैं, किसी को पता नहीं चल पाता। पता तो वैसे लड़के भी नहीं होने देते, लेकिन फिर भी लड़कों का फिर भी पता चल जाता है, लेकिन होता है सबको ही। ऐसे ही ये आपको, आपने देखा होगा पीछे, अब तो मुझे बहुत दिनों हो गए देखे हुए टीवी, तो मुझे नहीं पता, एक सास बहू वाले नाटक चल रहे थे।
तो घर घर में क्लेश शुरू हो गए अनवांटेडली, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं और देख के आपके वही हार्मोन्स चल रहे हैं, वही केमिकल्स रिलीज कर रहा है माइंड, पूरा आनंद वही आ रहा है। इसीलिए लोग छोड़ नहीं पा रहे उनको, क्योंकि जो सुख उनको रियल लाइफ में नहीं मिल रहा, कई चीजें रोक दे रही हैं, वो आपको वहां मिल रहा है। लेकिन आप अपने, जिसे कहते हैं, क्या कहना चाहिए, आप अपने इनर जो आप व्यक्तित्व है उसको चेंज कर रहे हैं उसे देख के। इसीलिए ये आपको तरह तरह की मूवीज दिखा रहे हैं। अब पढ़ना आपने बंद कर दिया है, वीडियो गेम्स कर रहे हैं आप, सारे दिन रील्स देख रहे हैं आप देखिए आपका आईक्यू खत्म हो चुका है ही नहीं, नए बच्चों में तो है ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे, वो रील्स देख रहे हैं बस। माँ भी खुश है, बच्चे को छोटे छोटों को दे देती है, मोबाइल चलाना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, फिर मूंछों पे दाव देते हैं, वाह हमारा बच्चा मोबाइल सीख गया। मोबाइल कुछ नहीं है, आप किसी भी एज के बच्चे को दे दो वो, क्योंकि उसमें डर नहीं होता छोटे बच्चे में खराब करने का। बड़े लोग इसलिए नहीं करते कि यार हमसे खराब ना हो जाए। जैसे मेरी वाइफ आज तक डरती हैं ज़्यादा चलाए, बोले पता नहीं मुझे इसका कौन सा ऑप्शन दब जाए। बच्चे में ये डर नहीं होता, वो सीख जाता है। और आप खुश हो रहे हैं मेरे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं आप, उनके दिमाग को खत्म कर रहे हैं, विचारिक क्षमता को खत्म कर रहे हैं। तो देखिए ये दूसरा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको तीसरा तीसरा या चौथा बताता हूँ मैं उनसे भी। हाँ, एक जब डीएनए की स्टडी हो रही थी तो उन्होंने देखा हमारा 2-4% डीएनए एक्टिव है, बाकी डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कचरा है, इसमें कुछ नहीं है। उनको समझ में ही नहीं आया इसमें कुछ है भी या हो भी सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, डीएनए इज ए मेमोरी चिप। मैंने पहले भी कहा है, डीएनए में ही सारा ज्ञान छिपा हुआ है। लेकिन आप जितने डर के, भय के वातावरण में जी रहे हैं, उतना वो सिकड़ा हुआ है, वो और खत्म हो गया है, खुल ही नहीं रहा है, अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर रहा। आपके इसी शरीर में वो डिवाइस छुपा हुआ है जिसे मैं कहता हूं, जो आपका हार्ट है, जो उसको डिकोड कर सकता है। वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, स्पिरिचुअली वैज्ञानिक कभी कनेक्ट ही नहीं होते। ये तो ग्रेग का मैंने वो सुना, और ग्रेग भी यही कहता है कि मैंने स्पिरिचुअली कनेक्ट किया है साइंस को, जो एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली विज्ञान स्पिरिचुअल चीजों को नहीं मानता। तो ये बात मुझे समझ में आई कि आप देखिए तो आपका माइंड भी तो 2-3% ही, मुश्किल से 2% ही चलता, 4% वाले तो जीनियस होते हैं, आइंस्टाइन होते हैं। क्यों नहीं चल पा रहा आपका इतना बड़ा दिमाग? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है इस हार्डवेयर को चलाने वाला, वो डीएनए में है, और वो सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पढ़ ही नहीं पा रही। उसको डिकोड करने के लिए आपको हार्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा, जॉय में आना पड़ेगा, आनंद में आना पड़ेगा, वो आपके बस की नहीं। क्योंकि एक है डिवाइन मैट्रिक्स, जो डिवाइन ने बनाई, ड्यूअलिटी, वो सिंपल है, वो ज्यादा कैडी नहीं है, हालांकि काफी कैडी है वो भी। उसके ऊपर से ये जो शूडो मैट्रिक्स और चढ़ा दी गई मीडिया की आपके ऊपर, इसमें तो आप खत्म हो चुके। जो जो चीज ऐड करके बिक रही है वो अच्छी है ही नहीं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। किसी भी अच्छी चीज का ऐड आपको नहीं मिलेगा। आपने कॉलगेट करना शुरू कर दिया, क्लोजअप करना शुरू कर दिया, मैगी खा रहे हो आप, पैकेट फूड खा रहे हो, मसाला, मैगी मसाला खा रहे हो आप, ओट्स खा रहे हो, मसाला ओट्स, इनके ऐड आते हैं। कितने कितने प्रिजर्वेटिव, अभी तो रेडी टू बी ईट फूड आता है भाई। छोले चावल आप रख लो घर में, अगर आपने बिना फ्रीज के रख लिए तो अगले दिन बास मार देंगे। 6-6 महीने से पैकेट, उस 6 महीने की एक्सपायरी डेट के साथ, या शायद 1 साल की एक्सपायरी डेट के साथ पैकेट शेल्फ में रखा हुआ है, और आप उसमें बस गर्म पानी डाल रहे हैं, छोले चावल तैयार हो जा रहे हैं। या कई बार उन्हें केवल उबालना ही पड़ता है। बहुत बड़े बड़े प्रिजर्वेटिव, टेस्ट कंट्रोलर्स डाले जाते हैं उसमें। आपको एक बात मुझे और भी पता चली, एक और उससे,
जो हवाई जहाज में खाना मिलता है आपको अक्सर टेस्टी लगता है, लेकिन उस खाने को आप जमीन पे आके नहीं खा सकते, क्योंकि इतनी ऊपर उड़ने के बाद आपके टेस्ट की सेंस खत्म हो जाते हैं। ये मुझे किसी ने बताई, मतलब ऐसी शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं पड़ती है। चलो मैं शॉर्ट्स भी वही पकड़ता हूँ जो अच्छे होते हैं। अगर फालतू के शॉर्ट्स आते हैं मैं खत्म कर दूंगा। अगर कभी शॉर्ट कभी कभी मैं भी बोर होने लगता हूँ तो देख लेता हूँ, क्योंकि आप हर समय नहीं पढ़ सकते, हर समय आप ध्यान और साधना की बातें नहीं कर सकते। कभी कभी आपको भी चेंज करना पड़ता है सब्जेक्ट। अब मेरे को टीवी नहीं देखा जाता, यूट्यूब नहीं देख, मैं मतलब फालतू फंड की चीजें नहीं देख सकता हूँ, न्यूज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई अच्छी चीज जानने को मिलती है तो देख लेता हूँ, नहीं तो फिर कभी कभी टाइम पास करना पड़ता है कि नींद भी नहीं आ रही, अब कितनी आप साधना की बातें करेंगे। तो ये जो डोरमेंट डीएनए है, ये वो जंक है जिसको आप डिकोड नहीं कर पाए। और मैं जानता हूं कि साधना में आगे बढ़ने के बाद कितना कितना ज्ञान अंदर से फूट के निकला है। अब मैं कह देता हूं कि ये मुझे जो मेरे गाइड्स हैं उन्होंने बताया, हो सकता है ये भी सच हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ मुझे साधना और ध्यान के मार्ग पे रखा हो और ये मैंने खुद डिकोड कर लिया हूं। लेकिन मुझे इस बात की कोई अहंकार नहीं है और मैं इस पर सोचता भी नहीं हूं, क्योंकि अहंकार आ सकता है और अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो आप और लेकिन चलो मैं तो ये कह सकता हूं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ग्रुप में लोग हैं उनको अब अंदर से कुछ बातें अचानक से आनी शुरू हो गई, वो बताते हैं कभी कभी। तो ये क्या है, कहाँ से आया वो ज्ञान? और मैं हमेशा कहता हूँ, ओशो ने भी कहा, लेकिन ओशो और मैं उस समय केवल स्पिरिचुअल बुक्स या उपनिषद या अष्टावक्र गीता या अवधूत गीता पढ़ के ये सब बताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब इसका मैं साइंटिफिकली भी आपको प्रूफ दे रहा हूं कि ये कैसे होता। और हर कोई यही कहेगा जो ध्यान वाला, अपने अंदर उतरो, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। तो इसके ऊपर भी ग्रेग ने एक बुक लिखी, द गॉड कोड। ये काफी महंगी है, इसको सोच रहा हूं मंगाने की। दोनों ही बुक मैं मंगाऊंगा जो मैंने बताई, तो ऑर्डर कर ही दूंगा, ऐसा मन है। लेकिन इसके पैसे बहुत ज्यादा थे तो सुन के लगा यार अभी रुक जाओ। खैर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीएनए का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि हमारा डीएनए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। और हमारे स्ट्रैंड्स, हर स्ट्रैंड पे ये हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग पैटर्न में हर स्ट्रैंड पे चिपके हुए। तो उन्होंने क्या करा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसे पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ कहा जाता है, जिसमें सारे मेटल्स और इनके ऑक्सीजन वगैरह गैसेस के एटॉमिक मास और नंबर्स वगैरह हैं। तो ये द गॉड कोड पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने इतना ही बताया आपने उस इंटरव्यू में, उतना ही मैं बता सकता हूं आपको। जब पढ़ लूंगा बुक तो शायद डिटेल में बता पाऊं। पहले तो अभी ऑर्डर ही कर लूं, सोच रहा हूं, महंगी काफी है। तो उन्होंने उस नंबर से कुछ पुरानी लैंग्वेज जैसे हिब्रू, एक और बोली थी और एक संस्कृत बोली। तो संस्कृत में जो अक्षर है, लिपि है, वो तो देवनागरी है, यानी कि हिंदी समझिए। उसने कुछ उसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के जो एटॉमिक मास या उनके नंबर्स थे उसके हिसाब से हिब्रू के, संस्कृत के और एक और कोई पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज बताई उसने, उसके वर्ण निकाले उन नंबरों के। तो उसने हर स्ट्रैंड पे बताया कि मैंने ये जब उसको डिकोड किया इस हिसाब से। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ग्रेग को कोई सपना आया होगा इसका, लेकिन मैं ये कहता हूं मुझे ग्रेग भी एक स्टार सीड ही लगता है, क्योंकि ऐसे स्टार सीड काफी आए हैं, 1800 से चले आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो आगे आंखें खोलने वाले हों। मैं तो ये कहता हूं कि ये सब लोग मेरे लिए आए, कि मैं जिस हिसाब से मैं साधना में आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने ओशो को सुना, माता जी को सुना और भी चीजें सुनी,
और इन लोगों को सुन के कलेक्ट कर रहा हूँ और बहुत सारी एलियन थ्योरीज वगैरह सब सुनी। अब इनको सबको एक जगह कर रहा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ ये मेरे लिए आए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं इनको कलेक्ट कर लूँ, कनेक्ट कर लूँ, कलेक्ट के साथ कनेक्ट भी कर लूँ। तो उसने बोला कि मुझे हर लैंग्वेज में यही चीज लिखी मिली, गॉड इज इटर्नल विद इन द बॉडी। तो वो कहता है कि जिसने भी हमें क्रिएट किया तो क्रिएटर ने कुछ कोड डाल के छोड़ दिए अंदर कि कभी तो ये इवॉल्व होंगे, कभी तो इन्हें डीएनए पढ़ना आएगा, कभी तो ये डीएनए को ढूंढेंगे। और ये हमारे साथ जब से हम पैदा हुए तभी से हैं। और उसी में उसने बताया कि जो शुरू में एप्स थे इस धरती पर, जिनसे कहते हैं, जो डार्विन का सिद्धांत था कि जो है जी वो मानव एप्स से डेवलप होते होते मानव बना है, बंदरों से, तो बोले उनका जो डीएनए है उसमें सीधे सीधे स्ट्रैंड है। और बोले जब 2 लाख साल पहले मानव धरती पर आया, वहां का डीएनए देखते हैं तो वो बिल्कुल चेंज हो गया और उसमें वो एक्स और वाई के क्रोमोसोम आ गए। बोले ये किसने चेंज किया, कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल एक्सट्रीम चेंज हुआ है। मतलब ये पीरियडिकली चेंज नहीं है कि पुराने डीएनए ने अपने आप को बदला हो, ये मतलब ऐसा है कि किसी ने ऊपर से लाके किसी को पटक दिया हो। और यही मैंने, आप अगर मेरे को पुराना से सुनते आ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि हमारी सीडिंग हुई है, हमें दूसरे प्लैनेट से लाके ऐसे ही पटक दिया गया है, हम इवॉल्व हो के मानव नहीं बने। हाँ, हमारे अंदर ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, डीएनए में चेंजेस हुए हैं, थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चेंज हो रही हैं, समय समय पे हुई हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति पे कर दी गई, फिर वो होलोग्राफिकली सब में आई। तो हम जो आज हैं वो उन चेंजों की वजह से हैं, लेकिन आए हम मानव ही थे। एक और एक्सपेरिमेंट जापान में किया गया डीएनए की मेमोरी को लेके, जो मैं जंग डीएनए की बात कर रहा हूँ कि उसमें मेमोरी आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो। तो जापान के एक साइंटिस्ट ने 1900 कुछ में मुझे फिर से सन याद नहीं है, 1900 कुछ में एक एक्सपेरिमेंट किया एक बैक्टीरिया पे। उस बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कम था, लेकिन वो फैलता बहुत तेजी से था। तो उन्होंने उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ कोड्स, कुछ मेमोरी डाली, कुछ चीज़ें उस समय के बारे में जनरल कुछ लिख करके एक तरह से एक मेमोरी की तरह उसमें फीड किया। और उन्होंने उस बैक्टीरिया को फीड करके छोड़ दिया। और उन्होंने 25 जनरेशन तक, उस बैक्टीरिया की 25 जनरेशन, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन कम था, तो मे बी, ये तो मुझे नहीं पता, शायद उस किताब में लिखा हो, मैं पढ़ूंगा, अगर मिला तो बताऊंगा। उन्होंने बताया कि 25 जनरेशन तक उन्होंने वेट किया। अब मे बी वो 25 जनरेशन 25 साल की हो, या वो 50 साल की हो, या 100 साल की हो, मैं नहीं कह सकता। 25 जनरेशन के बाद उन्होंने उसी बैक्टीरिया को रैंडमली पकड़ लिया, और जैसे इस बार इधर पकड़ा है, उस बार मतलब जापान में किया था प्रयोग, तो यूएस से पकड़ा। आई बिलीव ये शायद मैं बता भी चुका हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं कि मैंने बताया कि नहीं बताया। मुझे ध्यान आया कि ये भी नहीं बताया, शायद बता भी दिया हो। तो जब उस बैक्टीरिया को उन्होंने 25 जनरेशन के बाद यूएस से पकड़ा, और वो प्रोग्राम उनके पास था जिससे वो मेमोरी डिकोड की जा सकती थी, उन्होंने उस बैक्टीरिया में से वो मेमोरी निकाली, तो वो सेम थी जो उन्होंने 25 जनरेशन पहले एक बैक्टीरिया में। तो एक तो जो हमारा होलोग्राफिक वर्ड है उसका ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और फिर जब उस बैक्टीरिया में इतनी मेमोरी आ सकती है, तो हमारा डीएनए बहुत ज़्यादा कैपेबल है, तो हमारे अंदर कितनी है। लेकिन हमारा जो शरीर है उसके पास अभी वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम उसको डिकोड कर लें। ऊपर से हमें इतने भय और उसके वातावरण में रखा गया है, अनसर्टेनिटी, फियर और भय तो एक ही हो गया, गिल्ट, शेम में, कि वो डीएनए इतना सिकुड़ चुका है, वो वैसे ही खुलने को तैयार नहीं। तो हम उस इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम उसको, जैसे हम साधना में हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी इंफॉर्मेशन डिकोड होने लगती हैं,
डीएनए स्ट्रैंड्स खुलते हैं, हमें अंदर से ही कुछ चीज़ें पता चलने लगती हैं, हमारी स्किन मतलब तन जाती है, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हम बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, एट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपका शरीर नहीं डाउन हो रहा है, मैं फेस की बात कर रहा हूँ। अब शरीर पे तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, जितना हम खा रहे हैं। कुछ मेरी हड्डियों का ढांचा भी बहुत चौड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटा नहीं मैं हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो परिस्थितियाँ हैं वो मुझे नहीं करने देती हैं कोई भी एक्सरसाइज वगैरह, ये अलग मैटर है। तो इसी तरह से अगर डीएनए और खुले और वो आपके माइंड को संकेत दे कि कुछ ऑर्गन्स हमारे ख़राब हो रहे हैं, उनको रीबिल्ड किया जाए, क्योंकि इन सेल्स ने ही तो आपके ये ऑर्गन बनाए थे आपकी मदर के वूम में। आप तो एक शुक्राणु के रूप में गए थे वहाँ, उसी से सेल बनी, सेल डिवाइड होती चली गई, उससे आपके तमाम अंग बने शरीर के। तो क्या ये रीजनरेट नहीं हो सकते? हो सकते। आप इमॉर्टल हो सकते हैं, आप जब तक चाहें तब तक जी सकते हैं, इतनी भी शक्ति है आपके अंदर। और यही डिविनिटी वो आपको लेने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये सारा खेल है। और एक प्रयोग उन्होंने बताया कि एटम को जब पहले वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की एटम की, तो उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं एक सर्टन व्यवस्था में। उनकी तेज और मंदी स्पीड अलग अलग पदार्थ के अलग अलग एटम हो जाते हैं, और उनमें व्यवस्था भी पदार्थों की, जैसे गैस में एटम दूर दूर होते हैं, सॉलिड में पास पास होते हैं। तो ये परिकल्पना थी, लेकिन बाद में जब हमारे पास और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आए और हमने एटम को देखा, एटम इज नो मोर ए न्यूक्लियस, देयर इज नो मोर ए न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। एटम एक एनर्जी पैटर्न है, और जब हम उसको ध्यान से देखते तो पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो एक तो वही, जैसे मैंने कहा कि हर विश्व में हर चीज को जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, वो अपना ऑब्जर्वेशन करने वाले के हिसाब से अपना पैटर्न चेंज कर लेती है। और यही फोटॉन्स, क्योंकि फोटॉन्स भी एनर्जी है, तो इन्हीं से मिलकर एटम बने, और एटम से मिलकर हर चीज बनी। तो देखा जाए तो हर चीज यहाँ पे एक एनर्जी तो है। इसीलिए टेस्ला ने कहा था, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अगर आप विश्व के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में केवल एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचिए, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि टेस्ला वीनस से आए थे, कितना सही कितना गलत है तो मैं नहीं कह सकता। और अचानक एक बात याद आई, जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक मीट में, तो हमारी एक साधक हैं, उन्होंने एक विचार दिया बड़ा अच्छा, और मुझे समझ में आया कि जब मैंने कहा कि जब आप किसी चीज़ को देख नहीं रहे होते हैं, जरूरी थोड़ी हो प्रेजेंट हो, मैं अब इस कमरे में बैठा हूँ, इसके बाहर का वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये मुझे नहीं पता है। हालांकि जब भी मैं इसका दरवाज़ा खोलता हूँ वो एग्जिस्ट दिखाई देता है, और वहीं दिखाई देता है, वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि इस समय वो है। मेरे लिए सिर्फ ये कमरा एग्जिस्ट करता है, और इस कमरे में सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने उनसे कहा कि जैसे हम सो जाते हैं तो क्या पता ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, जब हम उठ जाते हैं तो हमें दिखने लगता है। तब उन्होंने एक बात कही, तो अनुराग जी, जैसे ये कहा जाता है पुराने उपनिषदों में वगैरह में कहा गया है कि जब ब्रह्म सो जाता है तब ये सृष्टि सिकुड़ के बंद हो जाती है एक बिंदु रूप में। तो क्या हम ही वो ब्रह्म है? मैंने कहा हाँ, उपनिषद ये भी तो कहते हैं ब्रह्म तुम ही हो, अहम ब्रह्मस्मि। तो शायद ये इसीलिए कहा गया हो कि जब आपका ब्रह्म सो जाता है, आप रूपी ब्रह्म सो जाता है, तो उस समय आपकी सृष्टि बंद हो जाती है। अब जो जो ब्रह्म जाग रहे हैं उनकी चल रही है, क्योंकि हर एक की अलग लाइफ है, अलग टाइमलाइन है। ठीक है, आपकी मेरी टाइमलाइन क्रॉस कर रही है, हम एक जगह पे मिल रहे हैं। अब बहुतों से मैं मिला ही नहीं, बहुत लोग तो मुझे जानते ही नहीं, उनके लिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ नहीं करता हूँ ये जरूरी नहीं है। तो ये 4-5 चीजें मिसिंग थी। आई डोंट नो इफ मैं एक आध पहले बता चुका हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, पर मुझे लगा शायद मैंने ये नहीं बताई है, तो मुझे आपको बतानी चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि
अब मैं इनको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा बाकी सारे पार्टों को। सबसे पहले तो जो हमारा डीएनए ही कह रहा है कि गॉड इज इटर्नल विद इन द बॉडी, तो बाहर किसी गॉड को ढूंढने का मतलब ही क्या है। दूसरी बात, वाई दे आर डूइंग दिस, सो दैट वी कैन नॉट गेट अवर डिविनिटी, हम अपने उस परम तत्व को प्राप्त ना कर सकें, इसकी वजह से ये लोग सब कर रहे हैं, ताकि हम हमेशा चिंता में रहें, डर में रहें, हमेशा हमारे ऊपर दो पैसे कमाने की, अपने खाने के लिए दो पैसे कमाने की होड़ लगी रहे, एक दूसरे को आगे पछाड़ने के चक्कर में हम कुछ गलत काम करें, ईर्ष्या करें, दुख करें, बीमार पड़े रहें, बहुत सारा पैसा हमारा बीमारियों में चला जाए। इस शरीर में इतनी ताकत है, ये आपकी अपनी बीमारियां भी खुद ही ठीक कर सकता है। पहली बात तो ये बीमारी ही नहीं पड़ने देता। साधना में आके हमने ये बात देखी, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो 1920 के बाद इस धरती पर आई और इनका पैक्ट हुआ उनके साथ, और वो लोगों को बीमार करते हैं, ये दवाई निकालते हैं, दवाई के बाद कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा इनका एक नेक्सस चल रहा है। उन लोगों को आप देख नहीं सकते, वो सच्चे भूत प्रेत हैं। बहुत लोग कहेंगे जी भूत भूत तो पहले भी होते थे, नहीं, पहले तांत्रिक क्रियाएं होती थी। तांत्रिक क्रियाएं इज अनोदर थिंग, वो भूत प्रेत नहीं है। ये लोग आपके दिमाग को खराब करते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं, आपकी जगह जगह पे शरीर खराब करते हैं। और मैंने तो प्रैक्टिकल कई बार किए हैं अपने बच्चों के साथ। उनको जरा बुखार हुआ, मैं नेगेटिविटी निकालूं, बिना दवाई के बुखार ठीक हो जाता है। मुझे तो कोई मेजर बीमारी बहुत साल से कोई हुई नहीं है, नज़ले जुकाम होते रहते हैं। मौसम बदलने से एक समय तो ऐसा आया था नज़ला जुकाम भी नहीं हो रहा था। और इनका केवल कारण यही है कि आप उस जॉय में ना आ पाएं, आप हमेशा असुरक्षा में रहें, आपके दिमाग नेगेटिव तरफ सोचते रहे, डरे रहे आप, ताकि आप अपने इस डीएनए को डिकोड ना कर पाए और ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं, अपनी डिविनिटी को प्राप्त ना कर पाएं। हम सब लोग आपस में बहुत बुरी तरह से कनेक्टेड हैं, बुरी तरह से। लेकिन क्योंकि आप इस कनेक्शन को फील नहीं करते हैं और क्योंकि आप इस कनेक्शन को समझते नहीं हैं, तो आप इससे अलग हैं। ये पहले भी बताया जा चुका, जैसे रेडियो में जब हम चैनल चेंज करते थे, जिन लोगों ने रेडियो देखा हो, अभी तो बहुत लोग हैं ऐसे, तो सर सर की आवाज आती थी दो चैनलों के बीच में, इसी को कहते हैं गामा फ्रीक्वेंसी। यही गामा फ्रीक्वेंसी आपके इस पूरी डिवाइन वेब में चलती है, उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं। आपका अनकॉन्शियस माइंड हमेशा इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप उसकी फीलिंग नहीं ले पाते हैं, आप उससे बातें नहीं कर पाते हैं, आप उससे कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो पैटर्न पहले बना के लाए थे बचपन से, जो आपकी चेतना में है, और जो आपने अब नई चेतना बनाई है, ये नई नई चीजें देख देख के, उल्टी सीधी पिक्चर्स, गंदी अच्छी उल्टे सीधे नाटक, ये सब देख के जो आप बना रहे हैं, या जो आपके घर में आपको अच्छी बुरी बातें सिखाई जा रही है, घर वाले ही तो सिखाते हैं ना, नफरत तेरा मेरा अपना पराया, बच्चे को नहीं पता होता। तो ये सब चीजें जो आपने देख के नए पैटर्न इस लाइफ में बनाए, ये आपको नहीं कनेक्ट होने देंगे कहीं भी। जब ओशो कहते हैं या कोई और भी, सिद्धू कृष्ण मूर्ति कहते हैं, या और भी बड़े बड़े साधक हुए हैं, एक रमन महर्षि वगैरह, तोतापुरी जी, इन लोगों ने कहा शून्य होना है। ओशो ने बहुत एक्सपेंड किया शून्य को कि विचारहीन होना ही शून्य में होना है। और इससे प्राप्त क्या होता है कि आपकी चेतना शून्य होनी चाहिए, चेतना में कोई पैटर्न नहीं। और जब आप बिना पैटर्न के चलेंगे, सब काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इस मैट्रिक्स से बाहर आ गए, क्योंकि बिना इस मैट्रिक्स से बाहर आए आप शून्य नहीं हो सकते। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है।
और ये आपको मैं बताता हूं, जो इस मैट्रिक्स से बाहर निकल गया उसको कोई दुख नहीं हो सकता, उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती। बहुत लोग हैं मेरे यहाँ, पता नहीं कितने महीनों से सालों से कह के मैं थक गया, मैट्रिक्स तोड़ना सीखो, मैट्रिक्स तोड़ना सीखो। मैंने कहा कि तुम खुद तोड़ लो तो ज्यादा अच्छा है मेरे कहने से, समझो बातों। अगर ये यूनिवर्स तोड़ेगा, बड़ा बेरहम है, बहुत भयंकर तोड़ता फिर। और हुआ है लोगों के साथ, नहीं मान रहे, अब टूटे हैं, अब आ रहे हैं लाइन पे धीरे धीरे, लेकिन अब थोड़ी सी परेशानियां हैं, सिसकियां हैं। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये बात मेरी जो चैनलिंग हुई, वो वीडियो डाला था, उसमें भी सारी यही बातें हैं। अब कुछ इनवर्स कमेंट भी आए हैं। अब देखिए, पब्लिक लाइफ में है तो इनवर्स कमेंट तो देखने पड़ने, आदि आदत होनी चाहिए। हालांकि मैं तो सिंपल कह देता हूँ, भैया आपको इनवाइट तो नहीं किया था, आपको नहीं पसंद आ रहा मत देखो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, तो क्वेश्चन इतने अजीब अजीब पूछ रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ चलो मेल कर दो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन के मुझे तो कोई नहीं लगता कि मैं उन तक जाऊं, उन क्वेश्चनों के लिए उनके आंसर तो मैं ही दे सकता हूँ। और महीने में एक दिन ओपन मीट होती है, आइए जुड़िए उसमें, आप बात करिए, पूछिए। कुछ मुझे ऐसा लगा कि जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, तो मैं जरूर जाऊंगा उनके पास उस क्वेश्चन को लेके। लेकिन ये चैनलिंग भी उन लोगों ने इनिशिएट की, मेरा कोई मन नहीं था। अब भी मेरा कोई मन नहीं है चैनलिंग करने का। उनका मन हो तो किसी दिन कर लेंगे, नहीं मन तो ना करें, मुझे कोई प्रॉब्लम। तो यही सब बताने के लिए था, लब्बो लबाब तो यही बात है कि भाई आप अपने जॉय से जुड़िए, माइंड और हार्ट की कनेक्टिविटी बनाइए, हार्ट से काम करना शुरू कीजिए। लेकिन भाई साहब, ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, करना नहीं है, बहुत मुश्किल है। बिना साधना और गुरु की प्रेजेंस के तो ये नहीं हो सकता, इसका मैं दावे से कह सकता हूँ। कोई बड़ी ऊंची चेतना होगी जो शायद वो खुद कर ले, और जो खुद कर ले उनके लिए साधुवाद। जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपने लिए कोई मार्गदर्शक ढूंढे, जिनको नहीं मिल रहा है वो मेरे पास आ जाए, और जो नहीं करना चाहते वो अपने में मस्त रहे। तो अब देखें, मेरी भी स्थिति नहीं है आगे बात करने की, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, कुंडलनी का प्रेशर है। इस वीडियो से पहले ही कुंडलनी का प्रेशर बनना शुरू हो गया था, तो जितनी बातें मैं उसमें नहीं बता पाया था मैंने बता दी। और मैं दोबारा से वो बुक के नाम रिपीट करता हूँ, क्रैग ब्रैडन की है, द डिवाइन मैट्रिक्स एंड द गॉड कोड। ये दोनों बुक मंगा के आप पढ़ सकते हैं, मेरी भी पढ़ने की इच्छा है। ऑल्दो उसका क्रक्स तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन जब पढ़ने लगते हैं तो कई चीजें और भी मिल जाती है डिटेल में। और जिन लोगों को इतने में ही समझ में आ गया, उनको आवश्यकता भी नहीं पढ़ने की। लेकिन मेरे अंदर थोड़ी चुल है, मैं जब कुछ मुझे मिल जाए, मुझे किताब पढ़ने का भी शौक है। जैसे मैं नवल वियोगी की नागाज पढ़ रहा हूँ, द रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया, और वो लगभग एक दो दिन की बची है, ख़त्म हो जाएगी, कल कल परसों तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ नया चाहिए सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। हालांकि बहुत मटेरियल पड़ा है अभी मेरे पास, लेकिन मुझे ये भी ऑर्डर करूँगा, जब भी आ जाएंगी ये भी पढ़ूंगा। आई होप मैं आपको बता पाया हूँ कि वाई दे आर डूइंग दिस। मैंने जो पिछले उसमें क्वेश्चन पूछे थे उनके उत्तरों की प्रतीक्षा में फिर, और ये आप बिल्कुल भूल जाइएगा। कई लोग ये सोच के बैठते हैं कि मतलब हमारे ग्रुप में बहुत लोग सोचते हैं कि ये बता ही देते हैं बाद में। मेरे ग्रुप से भी बहुत कम लोगों ने अभी तक उत्तर दिए। एक तो थोड़ा मैंने 2 हफ्ते का समय दिया तो लोग लीनियंसी आ जाते हैं, हाँ हो जाएगा। तो देखते हैं, इस बार मेरा मन यही है कि जो एलिजिबल है उन्हीं को मिलना चाहिए। अब बाद में कभी मेरा मन हो मैं कभी बता दूं, फिलहाल तो उम्मीद नहीं है। पहले एक बार सोचा भी था कि सबको बता दूं, फिर मैंने कहा नहीं, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको बता के क्या फायदा। क्योंकि
बेशक अच्छे वो आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन एवरेज वॉच टाइम है 15 मिनट, यानी कि बहुत कम लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो जो इस ज्ञान को पाने के लिए आतुर हैं, इच्छुक हैं, जो एलिजिबल हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और इसी को लास्ट पार्ट मानिएगा, अब नहीं एक्सटेंड करूँगा। ये कुछ चीज़ें मेरे को सोते सोते दिमाग में आई कि यार ये चीज़ें तो रह गई, ये तो मैंने बताई नहीं। तो मुझे लगा कि मैं मतलब एक पार्ट और दे देना चाहिए। बाकी आप बहुत मतलब तीसरे पार्ट में तो आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, चौथे पांचवें पार्ट में कुछ इतने अच्छे कमेंट्स नहीं आए और लाइक भी कुछ कम मिले। हालांकि सब्सक्रिप्शन हुआ, हालांकि मैं हतोत्साहित नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा जब आप अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे और मज़ा आता है बात करने में, लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही। खैर, फिर भी बस यही आग्रह करूँगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक है, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दीजिए और हमारे टेलीग्राम नहीं इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टा और ईमेल आईडी तीनों नीच पड़ी हुई हैं। आपको मुझसे सीखना है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी सीरियस लोग आइएगा, मजाक की चीज़ नहीं है। 1 महीने बाद आप चले जाते, 1 महीने में आपके लिए टेंशन में रहता, क्यों अपना मैं दिमाग आपके साथ खपाऊं। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, 1000 रुपये की। आप मज़े लेने के लिए तो ना आए, सीखना है तो आए, और फिर ये सोच के आए कि 2-4 साल तो लगेंगे, एक आध दिन का काम नहीं है। तो इतना लंबा खर्च करने का, जुड़ने का मूड हो तो आइए, नहीं तो अपने घर बैठिए भाई साहब, क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक रुकने के लिए। थैंक यू।